बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारी धातुओं और बहुत सारी अधातुओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों हमारे जीवन में। हमारे जो रसोई वाले जो सारे बर्तन होते हैं, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियाँ, बहुत सारी और जो चीज़ें होती हैं, तार होते हैं बिजली के, इसके अलावा अधातुएं जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो पेंसिल से लिख रहे हैं, हमारी जो गैसें हैं वायुमंडल की, वो सारी अधातुएं हैं बच्चों। नमस्ते बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति शर्मा। आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पाठ 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, जो कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि धातु और अधातु होते क्या हैं, कहते किसको हैं। तो धातु किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे तत्व, बच्चों मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं इससे पहले आप सभी जानते हैं, आपके जो सारे बर्तन हैं घरों के, लोहे के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं, बहुत सारी, हमारा जो जूना होता है, कुकर जो होता है, इडली बनाने का जो स्टैंड होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घरों में धातुओं की बनी होती हैं। इनको आप धातु कह सकते हैं। तो धातुओं को हम परिभाषित करें, किस तरह से हम परिभाषित करेंगे कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बच्चों इलेक्ट्रॉन को तो हिंदी में तो आप लिखते ही हैं, लेकिन अगर कभी भी हमें प्रतीक के रूप में लिखना पड़े तो ई लिख के और माइनस का निशान हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनी हो जाते हैं, विद्युत धनी हो ही जाएंगे बच्चों, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो उनके ऊपर धनावेश आ जाएगा, तो विद्युत धनी हो जाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं जो होती हैं वो ठोस एवं कठोर होती हैं, जैसे कि उदाहरण है सोना Au, चांदी Ag, लोहा Fe, कॉपर Cu, जिंक Zn, और ऐसे बहुत सारे तत्व जो हैं बच्चों वो धातु हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं और यहाँ इनके प्रतीक लिखे हैं। आवर्त सारणी में जब हम इन्हें जमाते हैं तो, या फिर हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो हम उसके अंदर हम इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाते हैं अधातु। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणी हो जाते हैं। धातुएं तो इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी इसलिए विद्युत धनी हो रही थी, जबकि जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं विद्युत ऋणी हो जाते हैं, उन पर ऋणावेश ज़्यादा आ जाता है। अधातुएं जो होती हैं वो द्रव तथा गैसीय अवस्था में होती हैं, जैसे कि कार्बन C, सल्फर S, क्लोरीन Cl2, और जो हमारी गैसें होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो होती हैं बच्चों, वो सभी अधातुओं में आती हैं। बच्चों, आपको पता है कि हमारी आवर्त सारणी में हमारी पृथ्वी पर अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उन 118 तत्वों में से 91 धातुएं हैं और 27 अधातुएं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो सभी धातुओं और अधातुओं से परिपूर्ण है बच्चों। अब आते हैं कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का क्या मतलब होता है? जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं वो गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि वो कठोर है या नहीं है, ठोस है या द्रव है या गैस है, चमकदार है या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे, यानी उनकी दिखावट वाले जो गुण होते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैंने धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुण लिखे हैं वो अंतर के रूप में लिख दिए हैं, एक लाइन खींच करके। अगर आपसे जिस भी तरह का क्वेश्चन है, अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल वे में लिखना चाहें तो धातु लिख के उसके गुण लिख दीजिए और फिर अधातु लिख के उसके गुण लिख दीजिए। जैसा भी आपको उचित लगे उस समय बच्चों उस तरह से आप करें। लेकिन जब कभी भी अंतर पूछा जाता है तो उस अंतर को आप एक लाइन खींचकर पॉइंट वाइज आंसर दें तो वो बहुत बेटर तरीका होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम भौतिक गुणों पर। तो फर्स्ट है, धातुएं जो होती है वो कठोर एवं ठोस होती हैं। बच्चों, कठोर का मतलब आप समझ गए होंगे, हार्ड। तो यानी कि इनको बहुत कठोर होती हैं, अगर हम इनको मारेंगे तो हमारे लग जाएगी। लेकिन साइंस के अंदर अपवाद हर जगह होता है बच्चों। अपवाद का मतलब सारी चीज़ें वो गुण प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जो वो गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो इसके अपवाद में सोडियम और पोटेशियम है, जो कि बहुत नरम धातुएं हैं, और ये इतनी नरम है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा
सकता है। आपने पनीर देखा होगा बच्चों, आसानी से चाकू से कट जाता है। उसी तरह से जो सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं वो बहुत नरम धातुएं होती हैं। इसी तरह से और सभी धातुएं तो ठोस अवस्था में हैं, सॉलिड अवस्था में हैं, लेकिन जो पारा होता है Hg, पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे से भी आप परिचित हैं बच्चों। थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा, हर किसी को बुखार कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो वो जो थर्मामीटर में पारा, तापमापी में पारा जो भरा हुआ होता है वो द्रव अवस्था में होता है बच्चों। तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके अपवाद वाले कि कौन सी धातुएं ऐसी हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर आप समझ गए होंगे, सोडियम और पोटेशियम। इसी तरह से कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा जिसका प्रतीक है Hg, ये जो है कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके विपरीत जो अधातुएं होती हैं वो सभी अधातुएं द्रव व गैसीय अवस्था में होती हैं बच्चों। इसका भी यहाँ पर अपवाद हम लिख सकते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है बच्चों। सेकंड जो हम लेते हैं अंतर वो है कि आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी का जो गुण है वो धातुओं में पाया जाता है। अब मेलिएबिलिटी का या आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आघात सहने की क्षमता, यानी हम इनको मारते हैं तो ये चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं, शीट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। बच्चों आपने कभी घरों के ऊपर लोहे के या एल्यूमिनियम के ये चादरें देखी होंगी जो लोग अपनी छतों पर ऐसे ही लगा देते हैं, तो वो जो चादरें बनी होती है वो धातुओं की ही बनी होती हैं। यानी देखिए उनमें कितनी आघात सहने की क्षमता है कि वो बारीक होकर चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं। बच्चों आप सब जो अपने खाने में, टिफ़िन में एल्यूमिनियम की फॉइल लेकर आते हैं जिससे खाना गर्म रहता है, तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल भी तो एल्यूमिनियम को पीट कर बहुत पतले चादरों के रूप में परिवर्तित की हुई चादर ही है, वो भी जानते हैं ना आप सब लोग, चमकीला जो होता है। इसके अलावा जो हम मूर्तियों पर, हनुमान जी की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है, भगवान जो हमारे हैं, तो उनके ऊपर जब हम पूजा करते हैं तो वो सोने और चांदी का वर्क चढ़ाते हैं बच्चों। आपने कई सारी मिठाइयों पर भी सोने और चांदी का वर्क देखा हुआ होगा। तो वो जो वर्क होता है वो भी तो शीट ही है, वो भी तो चादर ही है बच्चों। तो देखिए कितना ज़्यादा इनमें आघात सहने की क्षमता है कि इन्हें बारीक पीट पीट कर बहुत ही पतली पन्नी के रूप में, बहुत ही पतली चादर, शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि अधातुओं की बात करें तो इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब अगर हम इन्हें हथौड़े से मारेंगे तो ये टूट जाएंगी। जैसे कि हम पत्थर को मारें किसी को, या फिर हम कोयले को मारें, कोयला धातु है कार्बन का, तो कोयले को मारें तो वो भी टूट जाएगा। टूटना मीन्स भंगुर प्रवृत्ति रखना, ठीक है। थर्ड जो हमारा भौतिक गुण है वो है तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का गुण धातुओं में पाया जाता है। और डक्टिलिटी होती क्या है बच्चों, कि धातुओं को खींचकर तार बनाना, तार में परिवर्तित करने की क्षमता। तो बच्चों आपने बहुत सारे तार, हम जो कपड़े सुखाते हैं वो वाले तार तो आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा जो हमारे लाइटों वाले जो तार होते हैं उनके अंदर कॉपर के तार होते हैं बच्चों, वो भी आपने देखे हैं, कितने बारीक तार होते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के जो आभूषण बनाए जाते हैं उनमें भी तारों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सोना है उस सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है बच्चों। 1 ग्राम कितना सा होता है, बिल्कुल 0.2 पॉइंट के बराबर होता है। उसको अगर खींचा जाए तो 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है ना आश्चर्य की बात। तो देखिए उसमें कितनी डक्टिलिटी पाई जाती है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट गुण लेते हैं हम चमकदार, यानी कि लश्चरस होती हैं धातुओं में, जिस भी कलर की हो वो, उनमें अपना अपना लश्चर होता है, अपनी अपनी चमक होती है। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती। और अपवाद के रूप में हम आयोडीन को ले सकते हैं, जो कि एक बैंगनी रंग का
चमकदार द्रव है, यानी आयोडीन में अपनी चमक होती है। नेक्स्ट गुण है ध्वनिक, सोनोरस होती हैं धातुएं। सोनोरस का क्या मतलब हुआ कि यदि हम इन दो धातुओं को बजाएं, दो धातुओं को टकराएं, तो उनसे बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होती है। देखिए हमारा कोई बर्तन गिर जाता है रसोई में तो पूरे घर में आवाज़ होती है बच्चों। इसके अलावा जब हम स्कूल में घंटी बजती है तो देखिए वो जो घंटी और जो बजाने वाला डंका होता है वो दोनों धातुओं के बने होते हैं। और कितना बड़ा स्कूल होता है, कहाँ पर हम उसको बजा रहे हैं और पूरे स्कूल में जो है वो हमें आवाज़ आ जाती है घंटे की। तो ध्वनिक का मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली। तो धातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक सोनोरस होती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। फिर आ जाता है कि धातुएं जो होती है ऊष्मा व विद्युत की सुचालक, कंडक्टर होती हैं। इसीलिए तो इनके बर्तन बनाए जाते हैं और इसीलिए इनके तार बनाए जाते हैं, ताकि वो बिजली को, इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकें और हमारे बर्तनों में जो हमारा खाना है वो पक सके। तो ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हो गई, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा व विद्युत की सुचालक नहीं होती। इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बच्चों वो कार्बन का एक अपर रूप है। तो ये ग्रेफाइट जो होता है इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि ये ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है, कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत का चालन करती है? तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। बच्चों इसके उदाहरण, धातुओं के उदाहरण हमने ऊपर भी लिख दिए थे और उदाहरण हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम, देखिए मैंने संकेतों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखे हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर और बहुत सारे और हो सकते हैं। 91 धातुएं हैं बच्चों, हम 91 नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। हम यहाँ पर कितने नाम लिख सकते हैं बच्चों? 27 नाम हम अधातुओं के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है भौतिक गुण यहाँ पर? बच्चों भौतिक गुणों के बाद आ जाते हैं हम अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण पर। तो बच्चों आपको पता होगा कि रासायनिक गुण के अंतर्गत हम जो धातुएं और अधातुएं या कोई भी और कोई तत्व हों तो उनकी हम जल से क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, अम्लों और क्षारों से क्रिया करवाते हैं। इस तरह से हम विभिन्न पदार्थों से, विभिन्न यौगिकों से उनकी क्रिया करवाते हैं। तो क्या उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसी को ही हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो पहली जो रासायनिक गुण है वो है ऑक्सीजन से क्रिया। आप बच्चों जो है मैं ब्रैकेट में इनके प्रतीक जो लिखती जा रही हूँ उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से गौर से देखिए। तो ऑक्सीजन O2 से क्रिया, धातुओं की क्रिया देखते हैं पहले। तो देखिए मैंने ये हिंदी में समीकरण के रूप में लिखा है। मैग्नीशियम जो धातु होती है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उसे हम MgO से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो 2 और यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से ये लोहा Fe, ऑक्सीजन O2 और लोह ऑक्साइड बन गया हमारा Fe2O3। तो ये जो 4, 3 और T2 जो लिखे हुए हैं वो सब समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखे गए हैं। तो बच्चों जो ये Fe2O3 लोह ऑक्साइड बनता है उसे जंग भी कहते हैं। और जंग आप सभी जानते हैं, जंग से तो हम सभी परिचित हैं कि हमारे जो पुराने दरवाजे खिड़कियां होते हैं या कोई चीज़ ऊपर छत पर लोहे की रखी हुई हो तो वो भूरी भूरी सी हो जाती है और बिल्कुल यूँ परतों के रूप में टूटने लग जाती है। तो वो लोह ऑक्साइड ही होता है जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यदि लोहे को हम ऑक्सीजन और जल के संपर्क में रखते हैं, यानी वो खुला हुआ रहता है, उस पर पेंट किया हुआ नहीं रहता, ग्रीस किया हुआ नहीं रहता, तो वो लोह ऑक्साइड बना लेता है और वो धीरे धीरे उसका जो क्षय है वो हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए बच्चों वो ऑक्सीजन से बच के रहे और वो आर्द्रता से बच के रहे, इसीलिए हम उस पर पेंट करते हैं, ग्रीज लगाते हैं और कई अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कॉपर की हम देखिए Cu, इससे H2O, CO2 और O2 तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जो कॉपर है वो नम वायु से क्रिया करता है और नम वायु में ये तीनों चीज़ें शामिल होती है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कॉपर नम वायु से क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और इसी की जो हरी नीली सी परत होती है तांबे के बर्तनों पर, वो हमें दिखाई देती है। बच्चों, आपने तांबे के बर्तन तो जरूर देखे होंगे। भगवान के पूजा घर में जो वो पानी रखने के लिए वो रहता है बर्तन छोटा सा, उसके लिए चरणामृत के लिए हम उसको बोल सकते हैं। उसकी जो छोटी सी चम्मच होती है, हमारे दीपक जो होते हैं बच्चों, और कई कॉपर के ताम्र पत्र में रखे हुए, ताम्र पात्र में रखे हुए, बर्तनों में रखे हुए पानी जो होता है वो कई लोग पीते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इन सारी चीज़ों में समय के साथ हम देखते हैं कि उन पर नीली हरी परत जो है वो चढ़ जाती है, तो वो बच्चों जंग ही होता है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वो परत ही होती है सम्मिलित रूप से। तो इन सबको बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं कि वो ऑक्सीजन से क्रिया न करें। फिर आ जाता है कि सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड, ये जो धात्विक ऑक्साइड बने वो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब बच्चों, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये तो हमें ठोस मिला है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सी प्रकृति के हैं? तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऑक्साइड हमें मिले हैं, यानी कि ये जो जंग हमें मिला था, तो उस जंग को हम क्या करते हैं, चूर्ण सा बना लेते हैं, उसको पीस करके उसको परख नली में डाल लेते हैं, 2-4-5 बूंदे उसके अंदर पानी डाल लेते हैं और एक घोल तैयार कर लेते हैं। हम लाल सा लिक्विड सा घोल हमें प्राप्त हो जाता है। उस घोल में हम लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र हम डालकर देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस वाले समीकरण के अंतर्गत लाल जो लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है। इससे क्या प्रदर्शित होता है बच्चों कि जो धात्विक ऑक्साइड बने हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है और कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, इस बारे में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। एक शब्द होता है अनिल। अनिल नाम का कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए। अ से क्या हो गया? अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार उल्टा कर देंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। तो इस अनिल शब्द से अनिल नाम की जो ट्रिक है वो आप याद रखिए और बिल्कुल भी कहीं पर भी कंफ्यूज मत होइए। फिर आ जाते हैं अधातुओं की अभिक्रिया। तो अधातुएं जो होती हैं वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने अपने ऑक्साइड बना लेती हैं, सेम ऊपर की तरह। तो कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 ये बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब यानी कि हम धातुओं से क्रिया करवाएं या अधातुओं से क्रिया करवाएं, वो अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अभी अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर गैसें बन रही है, वहाँ तो ठोस बन रहा था, यहाँ गैसें बन रही है, तो आप क्या करेंगे, इन गैसों को इकट्ठा करके और 2-5 पानी की बूंदे डाल के उसको परख नली को शेक कर लेंगे, हिला लेंगे, तो वो जो उसके अंदर गैस थी वो उसके अंदर घुल जाएगी, विलयन बन जाएगा, और उस विलयन में अब आप लाल और नीला लिटमस पत्र ले जाकर देखेंगे, तो इससे आपको उनकी प्रकृति का पता लग जाएगा। बच्चों, इसी वाली ये जो हमने लिखी है, इसी समीकरण को हम यहाँ पे देखते हैं समीकरण के रूप में कि यहाँ जो ये बना था सल्फर डाइऑक्साइड, इसको पानी में घोलने से ये देखिए H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, और अपने आप में ही सल्फ्यूरस अम्ल तो अम्लीय प्रकृति का होगा ही सही। तो इस तरह से बच्चों ये थी हमारी धातुओं और अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। बच्चों, सेकंड रासायनिक अभिक्रिया में आ जाते हैं हम जल से अभिक्रिया पे। तो जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। ये देखिए, सोडियम जो होता है वो बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि यदि हम इसको ऑक्सीजन में ऐसे ही खुला छोड़ दें और तो ये वायु में ऑक्सीजन से संपर्क करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, सोडियम ऑक्साइड बना लेगी और इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगी कि ये आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनका जलने का खतरा रहता है। इसी प्रकार से ये जल से भी क्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बना लेती है और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये जल से भी बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करती है, और ये जो क्रिया होती है वो भी ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है बच्चों। इसीलिए जो सोडियम धातु है इसको हम मिट्टी के तेल में संचित करके केरोसिन में डुबो करके इसको रखा जाता है, ताकि वायु से और जो आर्द्रता है उससे इसका संपर्क न हो सके। समीकरण के रूप में देख लेते हैं बच्चों,
बच्चों, ये Na है, सोडियम जल H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बना रही है NaOH और H2 गैस ये बना रही है, हाइड्रोजन गैस। तो जो भी धातुएं, सभी धातुएं बच्चों जल से अभिक्रिया नहीं करती। जो भी धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएंगी। तो कुछ धातुएं सामान्य जल से क्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, और कुछ भाप से अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। और कुछ धातुएं जो होती हैं बच्चों, गलत ये लिख गया है, कुछ धातुएं जो होती हैं जैसे कि सोना और चांदी, औरम और एजी जो होता है, वो किसी भी रूप में जल से क्रिया नहीं करती, न तो नॉर्मल वाटर से, न हॉट वाटर से, और न भाप से, किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करती हैं। तभी तो बच्चों हमारे सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, पता ही होगा आपको। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती, पर बच्चों अपवाद जो है वो हर जगह शामिल होते हैं साइंस में, ये आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह से सक्रिय अधातु जो है फास्फोरस, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण जल में डुबोकर रखा जाता है। अब जब अधातु की बात चल रही है, धातु में तो हमने सोडियम की बात कर ली, अब जब अधातु की बात चल रही है तो अधातु फास्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा तीव्रता से अभिक्रिया करता है और ये आग जला सकता है। इसी वजह से इसको, लेकिन ये पानी से अभिक्रिया नहीं करता, तो पानी से अभिक्रिया नहीं करने के कारण ही फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया नहीं करता। और ये सोडियम के बारे में मैंने लिखा है, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया आ जाती है, रासायनिक अभिक्रिया, वो है हमारी अम्लों से अभिक्रिया। तो जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके अपने लवण में और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। जिंक का उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, जिंक के दाने हम ले लीजिए। H2SO4 अम्ल में ये देखिए चित्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से भी हम इसको बता सकते हैं कि एक परख नली में हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाल लिए हैं, H2SO4 तनु H2SO4 जो अम्ल होता है वो डाल लिया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं और ये बुलबुले इस निकास नली में से होते हुए यहाँ इस नली में निकलते हैं। यहाँ पर हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएं तो पॉप की ध्वनि के साथ वो माचिस की तीली जलने लगती है। पॉप की ध्वनि बच्चों आप समझ गए होंगे कि पटाखों से, छोटे पटाखे जलाने से जो आवाज आती है वो पॉप की ध्वनि कहलाती है। तो हाइड्रोजन गैस की ये पहचान है कि जब भी हम उसके आगे जलती हुई माचिस लेकर जाएंगे तो वो पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी। तो जो भी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करेंगी वो अपने लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी बच्चों। और कुछ धातुएं होती हैं जो कि अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, जिसमें हम हमारे सोने और चांदी को भी शामिल कर सकते हैं। कुछ धातुएं तनु व सांद्र किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती। और अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती, पर अपवाद हर जगह शामिल है बच्चों। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों क्षारों से अभिक्रिया। तो देखिए जिंक धातु है और इसकी मैंने क्षार से अभिक्रिया करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर ये सोडियम जिंकेट नामक जो लवण है वो बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों। जिस तरह से हमने अम्लों के साथ प्रयोग किया था टेस्ट ट्यूब में डाल करके, उसी तरह से हम क्षारों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है और वही पॉप की ध्वनि के साथ ये जलती है। तो जो धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करती हैं वो लवण व हाइड्रोजन गैस देती हैं और कुछ धातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती बच्चों। इसी प्रकार से जो अधातुएं होती हैं वो क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर, वो जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे ये एक लवण है, इस लवण में से ये कॉपर सल्फेट है, इसमें से कॉपर को हटा दिया जाए और दूसरा जो कोई धातु है वो इसकी जगह पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट की हमने अभिक्रिया करवाई है। तो यहाँ पर ये इस कॉपर को हटा करके जिंक जो है वो यहाँ पर लग जाता है, तो हमें मिल जाता है जिंक सल्फेट। और जो ये कॉपर बचा था, ये कॉपर ये हमें लाल अवक्षेप के रूप में वहीं पर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों जब भी जलीय विलयन में इस तरह की अभिक्रियाएं करवाई जाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं, तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है इस अभिक्रिया में याद रखने वाली बात क्या है बच्चों कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी वही
कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगी। यदि कम अभिक्रियाशील धातु है तो वहाँ पर वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, स्वयं उसकी जगह पर आ जाती है। और अधातुएं जो होती हैं वो विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित ही नहीं करती। पर इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको याद रखने वाली बात आपको पता है बच्चों कि जो अपवाद होते हैं वो हर जगह शामिल होते हैं। बच्चों, धातुओं और अधातुओं की भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बाद अब हम देख लेते हैं उनके उपयोग। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम धातुओं के उपयोग। बर्तन बनाने में हमारे घर के रसोई के जितने भी बर्तन हैं वो सब धातुओं से बनाए जाते हैं। गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर्स होती हैं या फिर 4 व्हीलर्स होती हैं, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, उपग्रह, ये सभी चीज़ें बनाने में क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं धातुएँ, तो ये सारी चीज़ें बनाने में धातुओं का उपयोग हो जाता है। औद्योगिक साजो सामान व मशीनें बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर व पादपों के पोषक पदार्थ खनिज लवणों के रूप में धातुओं का प्रयोग होता है बच्चों। हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, फेरस है, लोह तत्व है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो हमारी हड्डियों में होता है। तो इस तरह से जो हमारे शरीर के पोषक पदार्थों के रूप में भी, खनिज लवणों के रूप में भी धातुओं का प्रयोग होता है। और उर्वरक जो बनाए जाते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के पोषण के लिए, जैसे कि एक उर्वरक का नाम यहाँ मैंने लिखा है NPK, जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा जो पोटेशियम है वो भी तो धातु ही है बच्चों। तो उर्वरक बनाने में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अधातुओं के उपयोग। तो प्राणवायु ऑक्सीजन, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। सुविधाजनक बात, हमारा जीवन सुविधाजनक बनाना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु के रूप में ही है बच्चों, जिसके बिना हम बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं। तो प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में धातु का प्रयोग होता है। पौधों की वृद्धि हेतु उर्वरकों के रूप में जो अभी NPK कहा था उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो धातुएं हैं, ठीक है ना। जल शुद्धिकरण प्रक्रम में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। जब भी वर्षा की ऋतु में या कभी भी वो जो टंकियों वाला जो पानी होता है जो कि नगर निगम सभी घरों में वितरित करता है, वो वाला जो पानी होता है उसे समय समय पर साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसके जो सारे जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो जल शुद्धिकरण प्रक्रम में धातु का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में घावों को साफ करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कटफट जाता है या फिर कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें उन घावों में जो जीवाणु मुक्त करने के लिए है जो आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। भूरा भूरा सा जो द्रव होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन ही होता है और आयोडीन एक अधातु है। नेक्स्ट है पटाखे बनाने में। पटाखे बनाने में बच्चों जो सल्फर है, फास्फोरस है, इनका उपयोग, जो कि अधातुएं हैं, इनका उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। और फिर है पोषक पदार्थों के रूप में, खनिज लवण के रूप में, जो अभी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो मुख्यतः हमारे अधातु ही है और नाइट्रोजन का उपयोग बहुत ज़्यादा इसमें पौधों में किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ उपयोग हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप जो अपने आसपास और देखते हैं उन उपयोगों को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पूरे लेसन के अंतर्गत जो दिया हुआ था कि धातुएं अधातुएं कहते किसे हैं, उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और उनके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं, ये पूरा चैप्टर हमने बच्चों इस वीडियो में समाहित किया। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।